नमस्कार, स्वागत है आपका मेगा स्टार आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 की बात करने जा रहे हैं। और आइए हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 5 जो है कहता है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यानी एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी चुनौतियां का मतलब क्या होता है? चुनौतियां का मतलब होता है दिक्कत, समस्या, कठिनाइयां। तो कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिसको कांग्रेस पार्टी लेता है, चुनौती को स्वीकार करता है। और पुनर्स्थापन का मतलब क्या होता है? फिर से जागृत हो जाना, पुनर्स्थापन। तो आइए हम लोग कांग्रेस प्रणाली को हम लोग पढ़ते हैं। यह हमारा चैप्टर जो है 5 और पार्ट 1 है। पार्ट 1 वीडियो है। कौन सा है जी? पार्ट 1 को हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि देश में संविधान को लागू करना। तो हम लोग देश में संविधान को लागू भी किए। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी देश में चुनाव कराना। तो आपको पता है कि भारत का प्रथम चुनाव जो है 1952 में हम लोगों ने कराया। 1952 में क्या हुआ? भारत का प्रथम आम चुनाव होता है। और इसके बाद जब चुनाव होता है तो उस समय के सबसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी को हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। और उस समय के अगर कांग्रेस पार्टी में सबसे कोई ताकतवर नेता था, सबसे चमत्कारी अगर कोई नेता था, तो वह थे पंडित नेहरू। जिस तरह अभी वर्तमान में पूरे बीजेपी पार्टी में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, उतना ही उससे कई ज्यादा कह सकते हैं उस समय के लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको 52 में प्रधानमंत्री बनाया गया। और यह लगातार 1964 तक यह प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद देश में सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के तरफ से कौन? यह सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन यह समस्या का समाधान जो है बहुत ही जल्द खोज लिया गया। और उस खोज में एक नाम आया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का शास्त्री जी का नाम आया। और शास्त्री जी को 1964 में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। भले ही लाल बहादुर शास्त्री कद के छोटे थे, लेकिन हिम्मत और ताकत में बड़ों बड़ों के बड़े थे। और 1962 में पहला भारत और चीन का युद्ध जो है 1962 में हो जाता है। 1962 में जिस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है पीएम नेहरू जी थे, उन्हीं के समय में 1962 में चीन से क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और उसमें भारत जो है बुरी तरह हार जाता है। भारत की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो देखिए, भारत हारा नहीं था। क्यों नहीं हारा था? क्योंकि भारत लड़ा ही नहीं। अगर भारत लड़ता तो कुछ कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर धोखा दिया गया था भारत को। चाइना ने जो है भाई भाई कहते कहते भारत को धोखा देकर और डायरेक्ट जो है अटैक किया था। तो 1962 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की क्या हुई थी? हार हुई थी 1962 में। तो ऐसे ही भारत तबाह था। उसके बाद 62 के बाद 64 में 1964 में क्या होता है? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तत्काल में 1964 में ही
शास्त्री जी को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन उसी दौरान 1 साल भी नहीं बीता तब तक 1965 में पाकिस्तान जो है युद्ध की मानसा से भारत पर हमला कर देता है, भारत पर हमला कर देता है। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत की सेना लड़ती है और पाकिस्तान को जो है बुरी तरह से हरा देती है, जिसके बाद भारत की स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। और उस समय खाद्य संकट भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा गया, क्योंकि उस समय जलवायु का भी साथ नहीं था, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण बारिश की कमी थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई और देश कई तरह के कठिनाई और चुनौतियों से जूझना शुरू हो गया। 1965 के बाद 1966 में ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था। ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था और वहां पर 1966 में हमारे शास्त्री जी जाते हैं और शास्त्री जी समझौता के बाद इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और वहां बताया जाता है कि शास्त्री जी की मृत्यु जो है दिल के दौरा पड़ने से हो जाती है। लेकिन क्या सच्चाई है, इस बात की जानकारी आज तक नहीं लग पाई। आखिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का रीजन क्या था। ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो जाती है तो सोचिए कि 1962 में चीन के साथ युद्ध, 64 में नेहरू जी की मृत्यु, 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 66 में फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। अब देश को डर था कि देश टुकड़े टुकड़े न हो जाए, देश के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। इस बात को सारे नेता जो है चिंतित थे इस बात को लेकर। लेकिन तीसरी बात ये आ जाती है कि अगला प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा, पीएम कौन होगा। तो पीएम के दौड़ में 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा थे लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद। पहला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वही थी जो पंडित नेहरू की बेटी थी, नेहरू जी की क्या थी, बेटी थी। और दूसरा नाम था मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई एक अच्छे और जानकार और विद्वान नेता थे, जिनका पार्टी में ऊंचा कद भी था। लेकिन अधिकतर लोगों ने इंदिरा गांधी को समर्थन किया। समर्थन इस भाव से किया ताकि महिला है, ये कुछ नहीं जानती है, इसको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो ये सब कुछ हम लोगों से पूछकर काम करेगी इंदिरा गांधी, इसलिए लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस लोगों ने नारी को कमजोर समझा वह नारी इतना मजबूत निकली कि लोग सोचे भी नहीं थे यह इंदिरा गांधी जो है ऐसा कदम उठा सकती है। बाद में किसी की नहीं सुनती थी इंदिरा गांधी, महिला समझ के लोगों ने इनको समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, किसी का बात नहीं सुनती थी, जो मन में आता था सब वही कर। लेकिन क्या हुआ, अब नेहरू जी के बाद क्या होता है, भारत का जब चौथा आम चुनाव होता है तो उस चौथा आम चुनाव में बद से बदतर स्थिति हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पहला चुनाव 1952 से 57, तो दूसरा होगा 57 से 62, तीसरा होगा 62 से 67, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा 67 से 72। यही चौथा चुनाव था, जिस चौथा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई और क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो गया।
और किसी तरह बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने अपनी केंद्र में सरकार बनाई और केंद्र में की सत्ता बचाने में कामयाब रही। जरा सोचिए, वही कांग्रेस पार्टी, इसके पीछे रीजन क्या था? 62, 65, 64, 66 लगातार देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण देश में बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई जैसे तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गए, जिससे लोग बहुत आहत हुए, पीड़ित हुए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से लोग घृणा करने लगे और चौथा आम चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई। 9 राज्यों में चुनाव पूरी तरह जो है कांग्रेस पार्टी हार जाती। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीति उत्तराधिकारी के लिए चुनौती हो गई। क्या चुनौतियां थी? 1964 में नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी की मृत्यु जब 64 में हो गई, इस बात पर सबसे बहस होने लगा कि आखिर नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी आप लोग को बताया है कि इसके बाद राजनीति उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई और अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, इस बात पर बहस चलने लगी। लेकिन ऐसी आशंका होने लगी कि जैसे देश टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेना का शासन हो जाएगा। अगर देश टूट जाता तो सेना का शासन हो जाता, हमारा देश का लोकतंत्र खतरा में हो जाता। लेकिन हमारे नेताओं ने सूझबूझकर काम किया, जिसका नतीजा, जिसका फलस्वरूप जो है नेहरू जी के उत्तराधिकारी की बड़ी आसानी से चुन लिया गया और नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के कमरान थे। उन्होंने पार्टी में सलाह मशवरा किया और बाद में शास्त्री जी को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कब? 1964। कब तक रहे? 66 तक। शास्त्री जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी पद संभाल चुके थे और यह शास्त्री जी एक स्वच्छ छवि के नेता थे, जिसके कारण सभी के चहेते थे, सभी नेताओं के लोकप्रिय थे, जिनके कारण सभी लोगों ने इनका स्वागत किया। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो शास्त्री जी के पास 2 सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती। और दोनों समस्याएं क्या थी? पहला समस्या था खाद्य संकट और दूसरा था पाकिस्तान से युद्ध। क्योंकि जब ये 1964 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश में खाद्य संकट से जूझ रहा था, तो इन्होंने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री ने। पाकिस्तान से युद्ध, कब युद्ध होता है? 1965 में युद्ध हो जाता है। कब युद्ध हो जाता है? 65 में युद्ध हो जाता है। शास्त्री जी काफी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में उनकी देहांत हो जाती है। ताशकंद में समझौता होता है। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ। तो ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 1966 में। कहा? तो ताशकंद समझौता के समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आ गई। याद कीजिए, अभी आप लोग को बताए हैं कि शास्त्री जी के मरने के बाद यह बहस छिड़ गया कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी की समस्या सामने आ गई। इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए एक मुकाबला था, क्योंकि हक और अधिकार के मामला में अगर बात किया जाए तो मोरारजी देसाई ही बनने वाले थे, क्योंकि सबसे जानकार नेता थे। अंततः इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना लिया गया, क्योंकि उनके पार्टी का
समर्थन उसको मिल चुका था। पार्टी के नेताओं को लगा कि इंदिरा गांधी यह सोचकर समर्थन किया, इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 1966 के दशक को सबसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1960 के दशक को, सॉरी 1960 के दशक को, तो 60 के दशक कह रहा है तो समझ लीजिए 60 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 70, यानी 60 से 70 के बीच के दशक क्यों कहते हैं? तो भाई सिंपल बात आप समझिए कि 1962 में क्या होता है? चीन से युद्ध होता है। 1964 में क्या होता है? प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। 1965 में फिर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ। 1966 में फिर हमारे एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। तो चार समस्या आया, खाद्य संकट भी था। तो इतनी बड़ी समस्या होगी तो यह खतरनाक हमारे लिए है कि नहीं? तो इसलिए इस संकट को खतरनाक संकट कहा जाता है। गरीबी थी, गैर बराबरी था, सांप्रदायिकता था। इसी समय 2 युद्ध हुए और खाद्य संकट भी आया और 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हुई थी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? खतरनाक दशक कहते हैं। 1967 का चौथा आम चुनाव के बारे में बताइए। आपको पता है कि भारत का प्रथम चुनाव 52 में, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में और चौथा 67 में हुआ। और इसी 67 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह हार गई थी। फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा, यानी बुरी तरह जो है उसकी वोट कटी। इस समय कांग्रेस 9 राज्यों में अपना सत्ता जो है वो बैठी। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो लगातार 3 बार से जीतते आ रही है, हर जगह सरकार बना रही है, जहां चाह रही है वहां सरकार बना रही है, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत ताकतवर पार्टी था ही नहीं जो उसे हरा सके। और वह पार्टी अगर लगातार 9 जगहों पर 9 राज्यों में अगर हार जाती है, पार्टी के नीचे से समझिए जमीन। केंद्र में उसकी सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में ज्यादा उसको क्या लगा? झटका लगा। कई राजनीतिक और पर्यवेक्षकों का कहना था कि यह राजनीति भूकंप है। यह राजनीति भूकंप से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जो नेता थे वे भी 1967 के चौथा चुनाव में हार गए थे। जैसे तमिलनाडु से के कमराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, बंगाल से अतुल्य घोष, बिहार से के.बी. सहाय, ऐसे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस चुनाव में 1967 में हार गए, जिस समय कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों में हार गई, मतलब 7 राज्य में बुरी तरह हारी थी, जहां उसको बहुमत ही नहीं मिला था। अब 2 राज्य ऐसा था जहां दल बदल के कारण वहां सरकार नहीं बन पाई। विधायक लोगों ने दल बदल कर लिया, जिसके कारण अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना दल बदल है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस पार्टी। मद्रास में क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ क्षेत्र जो है कश्मग ने चुनाव जीता। ये क्षेत्रीय पार्टी था। इसका कहना यह था, ये जो है ये हिंदी विरोधी था। ये क्या था? हिंदी विरोधी। और तमिल को जो है ये राजकीय भाषा बनाना चाहता था ये लोग, इसीलिए हिंदी विरोधी आंदोलन जो है इन लोगों ने चलाया था, जिसके कारण इन लोगों को जीत भी हुई। और चौथा आम चुनाव तक देश के आए बदलाव। चौथा आम चुनाव जब आया तो देश में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन क्या आया, आइए देखते हैं। पहला परिवर्तन क्या था? 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी। दूसरा, नए प्रधानमंत्री कम अनुभवी माना गया। गंभीर आर्थिक संकट आ गई, मानसून की असफलता हो गई, सूखा पड़ गया, खेतों में पैदावारी में गिरावट आ गई।
विदेशी मुद्रा में भी कमी आ गई, सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो गई और रुपया का उन्मूलन हो गया। यानी हर तरह से हमारे देश में समस्या ही समस्या थी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। यह हमारा वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।